नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सारा सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने पहले के हिंदी के वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं यौगिक। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक। याद रखिएगा दोस्तों, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद। इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए, ये जो शब्द है परिषद, ये आपको स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिषद। ठीक है, सहारा, सूचीपत्र और सियार, ये तीनों जो शब्द हैं ये आपको पुल्लिंग शब्द है। याद रखिएगा, सहारा, सूचीपत्र और सियार, ये तीनों शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है, और परिषद ये जो शब्द है ये आपको स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है गाय, पहाड़, यमुना, आम। इन चारों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये है आपको यमुना। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यमुना। देखिए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं यमुना, इससे क्या पता चल रहा है, एक खास नदी के बारे में पता चल रहा है। तो जब भी किसी खास चीज़ के बारे में पता चले, भले वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, जगह हो आदि, कोई भी चीज़ हो, तो उससे क्या मतलब हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ठीक है, क्लियर हो गया, यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले हम शब्द को क्या कहते हैं, तो समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, समानार्थक शब्द। याद रखिएगा, क्योंकि देखिए समानार्थक शब्द का मतलब जैसे इंग्लिश में हम साइनोनिम्स बोलते हैं, ये देखिए बस इनमें हल्का सा अंतर होता है और इन्हें सभी एक ही चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, यानी कि सूक्ष्म अंतर होता है। तो वैसे शब्द को हम समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तनु का पर्यायवाची शब्द होता है शरीर, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर। देखिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि तनु के और भी कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो देखिए, तनु के शरीर के अलावा होता है छत्र, कर्ण, कलेवर, काय, गात्र इत्यादि। ठीक है, एक बार और से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। छत्र, कर्ण, कलेवर, काय, गात्र और शरीर, ये आपको तनु का सारे पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पृष्ठव्य का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है पृष्ठव्य, इसका क्या अर्थ होता है। तो पृष्ठव्य का अर्थ होता है पूछने योग्य, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूछने योग्य। पृष्ठव्य का अर्थ हुआ पूछने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, तो आंसर का ऑप्शन डी, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम हो गया स्थूल, आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प, इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये है आपको मृत्यु, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत्यु। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है, और उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प, ये आपको तीनों पुल्लिंग शब्द है। तो याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो मृत्यु जो शब्द है ये आपको स्त्रीलिंग शब्द है, और उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, ये आपको तीनों पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। आपको ये बताना है कि जो परीक्षा शब्द है ये किस वर्ग में आता है। तो ये आपको तत्सम शब्द में आता है, परीक्षा तत्सम शब्द में आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम। तत्सम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हम करते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है परीक्षा,
ये आपको तत्सम शब्द है, ठीक है, यानी कि संस्कृत का शब्द है जिसे हम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर नहीं है बताना आपको। तो ऑप्शन में क्या क्या है? चतुराई, लड़ाई, उतराई और मिठाई। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये है आपको ऑप्शन ए मिठाई। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, मिठाई क्या है? ये आपको जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। देखिए भाववाचक संज्ञा पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए चतुराई, लड़ाई और उतराई, इससे आपको क्या पता चल रहा है? व्यक्ति के गुण का पता चल रहा है। लेकिन मिठाई, इससे किसी चीज़ का गुण का पता नहीं चल रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। तो जब ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा क्या? देखिए मिठाई आपको जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखिएगा मिठाई क्या हो जाएगा? आपको जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए अगर मिठाई की जगह मिठास होता, तो अगर मिठास होता तो फिर आपको मिठास जो है वो आपको भाववाचक संज्ञा हो जाता, ठीक है, क्योंकि मिठास से क्या पता चल रहा था? गुण का पता चल रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये मिठाई क्या है? आपको जातिवाचक संज्ञा है, और मिठास होता तो वो आपको क्या हो जाता? भाववाचक संज्ञा हो जाता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कारक के कितने भेद हैं? आपको बताना है कि कारक के कितने भेद हैं। तो देखिए दोस्तों, कारक के टोटल 9 भेद होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे, ठीक है। तो ये आपको 9 कारक हो गए, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे आपको बताना है। देखिए आय का साथ लिखा है व्यय, सरल का कठिन, गुरु का लघु, धर्म का अधम। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो ऑप्शन जो डी है ये आपको गलत है, ये विपरीतार्थक नहीं है, धर्म का अधर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको गलत हो गया, ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। देखिए आपको बताना है कि इनमें से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो आपको कौन सा है इनमें से? तो ये आपको ऑप्शन बी, ये आपको अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको बीजी खेर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए बीजी खेर। याद रखिएगा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष पहले कौन थे? तो बीजी खेर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वाक्य में उचित चिन्ह लगाए। आपको बताना है कि उसने एम ए बी एड पास किया, ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एम ए बी एड पास किया। तो आपको बताना है कि इसका शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। देखिए एम ए और बी एड ये आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वो यहाँ पर गलत है, आपको बताना है सही। तो देखिए एम ए, एम और ए दोनों के साथ अब यहाँ पे आपको डॉट डॉट लग जाएगा, जैसे यहाँ पे डॉट डॉट देख रहे हैं वहाँ डॉट डॉट लग जाएगा। और साथ ही साथ एम ए और बी एड ये आपको 2 अलग अलग डिग्रियाँ हैं, तो इसलिए आपको कॉमा यानी कि सेमी कॉलन का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एम ए और ये बी एड, और दोनों के साथ डॉट डॉट भी है और सेमी कॉलन का साइन है, तो इसलिए आपको आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है कि इन चारों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन इनमें से है आपको ज्ञ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। देखिए समझ लेते हैं, जिसकी रचना 2 व्यंजनों के मेल से हुई हो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कैसे, ये जो आप देख रहे हैं ज्ञ, इसका कैसे हुआ है निर्माण। तो देखिए ज और साथ में हलंत रहेगा प्लस इया, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? आपको ज्ञ। याद रखिएगा कि ज्ञ का निर्माण किससे होता है? ज्ञ का होता है आपको ज हलंत धन इया के मेल से होता है, तो इसलिए ये आपको संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है। आपको बताना है कि हिंदी के वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है। तो ये है आपको 33, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। देखिए क से लेकर के ह तक कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। क से लेकर के क ख ग घ से लेकर के और मतलब ह तक आप काउंट करिएगा तो टोटल कितने होंगे? 33। तो याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो रेखांकित वाक्यांश है श्रेष्ठ कुल में जन्म, तो इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, ठीक है। तो श्रेष्ठ कुल में जो जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? कुलीन,
ठीक है, यानी अमीर घर में जो पैदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुलीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। धरती का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो ये है आपको अचला। आंसर होगा ऑप्शन डी, अचला। धरती का हम और भी कौन कौन से पर्यायवाची है ये जान लेते हैं। तो देखिए, भू, धरा, वसुधा, जमीन, धरणी, वसुंधरा, रत्नगर्भा इत्यादि। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भू, धरा, वसुधा, जमीन, धरणी, वसुंधरा, रत्नगर्भा इत्यादि, ये सारे आपको क्या है, धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है, आपको बताना है। ये जो शब्द है मजिस्ट्रेट, ये क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो ये देखिए, ये जो आपको मजिस्ट्रेट ये जो शब्द है ये आपको विदेशज शब्द है। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ना इंग्लिश वर्ड, इसलिए आपको ये हो गया विदेशज शब्द। अब ये विदेशज शब्द क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, विदेशी भाषा से जो शब्द आए होते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपको इंग्लिश वर्ड है मजिस्ट्रेट, तो इसलिए हो जाएगा विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। आपको बताना है कि इन चारों में से, यानी कि लड़का, सेना, श्याम, दुख, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो ये है आपको ऑप्शन ए, लड़का। लड़का, देखिए ये जो लड़का है इससे क्या पता चल रहा है, किसी एक खास लड़के का नहीं, पूरे जाति का पता चल रहा है कि लड़का, कोई राम ना है ना श्याम है, ये पूरे लड़का बस बोल रहा है, तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लड़का ये शब्द है ये आपको जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो क्या आया, संप्रदान। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। यहाँ पे सॉरी संप्रदाय टाइप हो गया है, संप्रदान होगा। क्लियर है, तो ये संप्रदान के साथ क्या होता है, कारक की कौन सी विभक्ति, कारक का कौन सा चिन्ह, तो के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, संप्रदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदुल का विलोम शब्द बताना है। मृदुल, तो मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रुक्ष। मृदुल का उल्टा क्या हो जाएगा, रुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्थाई किस प्रकार लिखा जाता है वो आपको बताना है, तो वो है आपको ऑप्शन बी सही है। अस्थाई देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, य में बड़ी ई की मात्रा होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। घुड़दौड़ को सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, घोड़ा धन दौड़। घोड़ा धन दौड़। क्लियर है, तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद हो गया घोड़ा धन दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। आपको बताना है कि ये जो शब्द है दोषहर्ता, इसमें कौन से प्रत्यय का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रत्यय को हम इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना दे उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जो ये वर्ड देख रहे हैं दोषहर्ता, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो है आपको दोष और एक है आपका हर्ता। ठीक है, इन दोनों को अलग कर देंगे तो दोष का अर्थ पता ही है आपको, तो यहाँ पे हर्ता क्या बन जाएगा आपको, ये आपको बन जाएगा प्रत्यय। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, हर्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। आपको बताना है कि इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, उसके बाद आप खुद आंसर बता देंगे। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि देखिए, इसका पूर्व पद प्रधान रहता है और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है, तो देखिए जिन शब्दों के उपयोग में हम उसका लिंग, वचन, पुरुष आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी वर्ड में आगे में अव्यय का यूज़ हो तो वैसे वर्ड को हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, प्रति। प्रति ये जो आपको क्या है, अव्यय है, इसलिए ये जो प्रतिदिन ये जो वर्ड हो जाएगा ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास है यहाँ पे प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको काफ़ी चर्चा में भी रहता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय पर काम न करने के बाद व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो दोस्तों अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, जो लोग दरोगा की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, नहीं तो ये लोकोक्ति आप लोग पे सूट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि प्रकथन किस प्रकार लिखते हैं। तो ये आप जैसे ऑप्शन ए में देख रहे हैं ये आपको बिल्कुल ही सही है प्रकथन का, तो ये हो गया आपको आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी आपको बताना है कि किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर संकर है। ठीक है, तो ये आपको तत्सम शब्द, अभी मैंने आपको बताया था कि तत्सम क्या होता है। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों डायरेक्ट यूज हो जाए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये विभावकारी ये जो शब्द है ये आपको तत्सम शब्द है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इस वाक्य में देखिए पर का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वृक्ष पर, तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो पर ये कौन सा कारक है? तो ये कौन सा कारक है? तो ये आपको अधिकरण कारक है। अभी मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को, तो जब आगे आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा अधिकरण में पर। ठीक है, या तो में या फिर पर, तो आप समझ जाइएगा कि अधिकरण के साथ यहाँ पे पर का यूज़ हुआ है, तो इसलिए अधिकरण कारक है ये पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? किरण का पर्यायवाची शब्द आपको इनमें से कौन सा है? तो वो है आपको प्रभा। आंसर हो गया ऑप्शन ए प्रभा। और भी कौन कौन से किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं ये हम जान लेते हैं। देखिए किरण का और हो गया आपको अंशु, रश्मि, मरीचि इत्यादि। ठीक है, तो किरण के अलावा कौन कौन से हो गए? अंशु, रश्मि, मरीचि, एक और है मयूख, इसके अलावा और भी कुछ हैं लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख इत्यादि, और प्रभा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्थिव का क्या अर्थ होता है? पार्थिव का अर्थ बताना आपको। देखिए तो पार्थिव का अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम क्या कहेंगे? पार्थिव। आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो वह क्या होता है? पार्थिव, उसका मतलब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिरंग का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? बहिरंग का विलोम है अंतरंग, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंतरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? देखिए त, न, द, ट, इनमें से कौन सा दंत नहीं है? तो ये आपको कौन सा है? ट। ट दंत नहीं होता है। देखिए ट जो होता है वो क्या होता है? मूर्धा होता है, याद रखिएगा। ट जो होता है वो आपको मूर्धा होता है, और बाकी जो बचे त, थ, द, ध, न, ये आपको क्या क्या हो जाएंगे? ये आपको हो जाएंगे दंत। ठीक है, और ट आपको हो जाता है मूर्धा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शारीरिक किस प्रकार से हम लिखते हैं वो आपको बताना है कि इन चारों में से शारीरिक कौन सा शुद्ध है। बहुत लोग इसको गलती कर बैठते हैं, तो याद रखिएगा कि देखिए शारीरिक इस प्रकार लिखा जाता है, जिस प्रकार ऑप्शन ए में दिया है ये आपको बिल्कुल ही सही है। ठीक है, शारीरिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजोमय का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तेजोमय, तेजोमय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देख रहे हैं आपको तेजह धन मय, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तेजह धन मय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में देखिए कौन सा समास है? तो ये है आपको द्विगु समास, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौराहा द्विगु समास है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। तो देखिए द्विगु समास क्या होता है कि इसमें जो दूसरा पद होता है यानी कि उत्तर पद जिसे हम बोलते हैं वो आपको प्रधान होता है, और जो पहला पद होता है वो आपको क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि पूर्व पद। यहाँ पे आप देख रहे हैं चौराहा, यानी इससे क्या पता चल रहा है? चार। तो चौराहा में जो पहला वर्ड है यानी कि जो पूर्व पद है वो आपको क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो जब भी कोई संख्यावाचक विशेषण पहला पद हो तो वो हो जाएगा आपको द्विगु समास। क्लियर है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चौराहा कौन सा समास हो गया? आपको द्विगु समास हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ हुआ? छछूंदर के सर में चमेली का तेल, ये आपको बताना है लोकोक्ति का क्या अर्थ हुआ। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, यानी कि छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ हुआ अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, यानी कि जो उसके योग्य नहीं है फिर भी उसको वो पोस्ट मिल जाए, वो काम मिल जाए, तो वो क्या हम कहते हैं उसके लिए? छछूंदर के सर में चमेली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है, यानी कि किस भाषा में रामचरितमानस है जो लिखा हुआ है? तो इसकी भाषा है अवधी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवधी, याद रखिएगा रामचरितमानस की भाषा है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, तो यहाँ पे नाक में दम इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो नाक में दम कर देना का अर्थ होता है बहुत परेशान करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए दीर्घायु, दीर्घायु किस प्रकार हम लिखते हैं वो आप बताएं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, ये आपको सही है। दीर्घायु ठीक इसी प्रकार लिखा जाता है। बहुत लोग गलती कर बैठते हैं दीर्घायु लिखने में, तो याद रखिएगा कि दीर्घायु ठीक इसी प्रकार लिखा जाता है, ये आपको सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं आकार नहीं होता, कोई भी आकार नहीं होता, तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना, एक शब्द, वन वर्ड। तो कोई आकार नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, निराकार। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी निराकार। कोई आकार नहीं होता यानी कि निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे हम हिंदी को? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? तो याद रखिएगा हिंदी जो है हमारा राजभाषा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे राष्ट्रभाषा और विभाषा। तो देखिए राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, हिंदी हमारा राजभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा तालव्य यानी कि तालु से। देखिए च वर्ग के जितने भी आते हैं उनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, ठीक है। देखिए च वर्ग के जितने भी आते हैं वे उनका उच्चारण स्थान तालव्य यानी कि तालु होता है। तो उसी में आता है छ भी, तो इसलिए ये हो जाएगा तालव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राकेश का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो राकेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा राका धन ईस। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ईस या फिर ये ईस, छोटी ई या फिर बड़ी ई, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी बड़ी ई। राका धन ईस, लेकिन ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई, याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राका धन ईस यानी कि राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी डफली अपना राग, इसका क्या अर्थ हुआ? अपनी डफली अपना राग, इसका मतलब होता है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी कि अपनी डफली अपना राग, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था जिसमें पहला जो पूर्व पद हो वो आपको संख्यावाचक विशेषण हो, और जो दूसरा पद यानी कि जिसे हम उत्तर पद कहते हैं वो प्रधान हो। तो आपको यहाँ पे दो दिख रहा होगा ऑप्शन, चतुरानन और त्रिभुवन। बहुत लोग सोच रहे होंगे चतुरानन भी होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे त्रिभुवन होगा, तो कौन सा होगा? तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिभुवन, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुवन आंसर हो जाएगा, चतुरानन नहीं होगा, याद रखिएगा त्रिभुवन आपको द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? देखिए विज्ञान शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है ये जान लीजिए। उपसर्ग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाए। तो विज्ञान में आपको बताना है कि पहले क्या जुटा है। तो देखिए ज्ञान, ज्ञान तो आपको दिख रहा है, इसके आगे पहले क्या जुट गया है? वी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वी, वी धन ज्ञान। तो वी जो है आपको क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि अध्येता किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए अध्येता ठीक इस प्रकार लिखा जाता है, आंसर जैसे कि ए में दिया हुआ है। तो अध्येता का शुद्ध वर्तनी है जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है, यही है आपको शुद्ध वर्तनी। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सेट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने मार्क्स को भी बताएं कि आपको इसमें से कितने सवाल आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।